हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 16 अक्टूबर की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आज नए जुड़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको करंट अफेयर की सीरीज़ बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, इस वीडियो में हम अपनी द हिंदू और जो पीआईबी की सीरीज़ है उसके करंट अफेयर को आगे डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपके किसी भी प्रकार का एमसीक्यूज़ अगर वो द हिंदू और पीआईबी से बन के आता है तो वो आपका मिस ना हो। और साथ ही साथ जो ऑल भी अदर जो इन्फॉर्मेटिव सोर्सेज है वहाँ से भी हम न्यूज़ को कवर करते हैं ताकि आपका जो करंट अफेयर का पैकेज है वो अच्छे तरीके से कवर हो सके। ठीक है, तो कोशिश करिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका अच्छे तरीके से आंसर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले मार्केट स्कीम को समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मार्केट स्कीम में ये है कि आपको यहाँ पे एटलीस्ट कोशिश करना है कि 6 क्वेश्चन को करेक्ट करिए। ठीक है, ताकि आप सेफ जोन पे फॉल करिए और जो प्रीलिम्स की जो प्रोबेबिलिटी है कि आपको 60% कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है और 120 मार्क्स लाना पड़ता है वो आसानी से आप गेन कर सके। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट 8 से 10 मार्क्स लाता है तो उसको हम बेस्ट इवैल्यूएशन का कंसिडर करते हैं और अगर 6 से 8 के बीच आपका स्कोर आता है तो गुड परफॉर्मेंस देखी जाती है। 6 से कम आता है तो मतलब ये समझा जाता है कि वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है कि आपके हो सकते हैं 5 क्वेश्चन करेक्ट हो लेकिन एक क्वेश्चन आपको ऐसा है कि वहाँ पे आपने या तो स्टेटमेंट को अच्छे से ना पढ़ा होगा या फिर आपको किसी कारणवश वो थोड़ा सा बहुत गलत हो गया होगा या फिर आपने गैस वर्क कर दिया होगा। ठीक है, और अगर 4 से कम आते हैं इसका मतलब ये है कि फिर आपका एग्ज़ाम वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये नहीं रहती कि आपका एग्ज़ाम क्रैक ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब पास हो जाओगे आप एग्ज़ाम में। तो कोशिश करिए कि अगर 4 से कम आता है तो अच्छे तरीके से इवैल्यूएशन करिए कहाँ पे आपकी गड़बड़ी हो रही है और फिर उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करके फिर से एक बार टेस्ट दीजिए। ठीक है, ताकि आपका अच्छे तरीके से इवैल्यूएशन होता रहिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को आज देखते हैं। आज के पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव हाई टेक क्लासरूम और हाई टेक लैब्स इन ऑल गवर्नमेंट रन एंड एडेड स्कूल्स। कि वो कौन सा स्टेट है जो अभी बन गया है ऐसा पहला स्टेट जिसने कंट्री के अंदर हाई टेक क्लासरूम और जो हाई टेक लैब्स हैं ऑल गवर्नमेंट जो रन करती हैं और एडेड स्कूल्स हैं उनके अंदर ये सुविधा दी जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी सिक्किम। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा कि वो कौन सा स्टेट है, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे ऑल गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं और जो ऑल गवर्नमेंट जो टेक लैब्स है वहाँ पे जो क्लासरूम और जो हाई टेक लैब्स इनकी सुविधा चालू कर दी गई है, इनकी सुविधा अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इसका जो आपका आंसर है आपका ऑप्शन बी केरला के अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया है जहाँ पे हाईटेक क्लासरूम और जो हाईटेक लैब्स इन ऑल गवर्नमेंट जो एडेड स्कूल्स हैं उनके अंदर ये सुविधा दी जा रही है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में। केरला ये पहला स्टेट ऐसा बन गया इस तरीके का काम करने वाला। तो अगर एजुकेशन के ऊपर कुछ लिखने को आता है तो आप कोशिश करिए कि इस तरीके का इनिशिएटिव डेफिनेटली तौर पे लिखिए और किसी के इस तरीके स्टेट अगर कोई परफॉर्मेंस करता है तो वहाँ पे भी ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा जिसके जरिए 12,678 स्कूल्स को कवर किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, साथ ही साथ जो हाईटेक क्लासरूम में प्रोजेक्ट उसको इम्प्लीमेंटेड किया जाएगा केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन के द्वारा और जो नोडल एजेंसी है इसके लिए वो आईसीटी रहेगा, एजुकेशन इन स्कूल। ठीक है, कि किस तरीके से आईसीटी एजुकेशन स्कूल्स के अंदर प्रोवाइड कराया जा सके। तो जो इंटीग्रेटेड कंप्यूटर टेस्ट होते हैं ना उस तरीके की इन सारी जो भी सुविधाएं हैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो केरला गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। और फर्स्ट बेल इस तरीके का लगाया गया जिसमें एजुकेशन में 40 लाख स्टूडेंट इन द स्टेट आफ्टर स्कूल्स शट ड्यू टू लॉकडाउन की 40 लाख स्टूडेंट्स। ठीक है, लगभग 41 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन में हो गए थे, अंदर चले गए थे लॉकडाउन के कारण, घरों पे बंद हो गए, वो इस तरीके की सुविधा नहीं पा रहे हैं। तो अब वो इस इनिशिएटिव के जरिए उनको ये सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो एनडीएमए के ऊपर दो क्वेश्चन है, सॉरी दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ द अपेक्स स्टैचुरी बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। कि एक अपेक्स स्टैचुरी बॉडी है जो डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया के अंदर उसके लिए है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है। सेकंड, इट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2016 विद द प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन। कि इसको कॉन्स्टिट्यूट कराया था, इसको बनाया गया था एनडीएमए को 2006 में और जिसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में।
चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखो सबसे पहले, क्या ये एक स्टैचुरी बॉडी है जो डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया के लिए वर्क करती है, ठीक है। इंडिया के अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है उसको, उसका मैनेजमेंट देखती है डिजास्टर का, ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। और साथ ही साथ इसको 2006 में बनाया गया था, जिसको प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाता है। सी विल बी योर राइट आंसर। याद रखना दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट है। कुछ और चीज़ें समझ लीजिए इसके बारे में। सबसे पहले, ये जो आपकी अपेक्स बॉडी है, साथ ही साथ इसको 2006 में बनाया गया था, लेकिन जो आपका एक्ट था वो एक्ट आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के जरिए इसको 2006 में कॉन्स्टिट्यूट करके बनाया गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। दो मेन इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली चीज़ें, तो आप इसको याद रखिएगा। और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्ट विद द स्टेट, और ये तो जो प्राइमरी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम भी करती है, साथ ही साथ स्टेट्स के अंदर जो प्रॉब्लम आती हैं वहाँ पे भी ये इसको चेकआउट करती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मैक्सिको। इनमें से पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये पूछा है। तो ऑप्शन ए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मैक्सिको, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैक्सिको से पास करती है। ऑप्शन बी, ग्वाटेमाला शेयर लैंड बॉर्डर विथ मैक्सिको इन द साउथ, कि जो ग्वाटेमाला है ये बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर मैक्सिको के साथ साउथ में, ठीक है। ऑप्शन सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया सेपरेट बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला फ्रॉम द मैक्सिकन मेनलैंड, कि जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, ठीक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया ये सेपरेट करता है बाजा कैलिफोर्निया को, बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला को मैक्सिकन मेनलैंड से, ठीक है। तो ये आपको बताना है। और साथ ही साथ जो आपका डी है कि ऑल आर करेक्ट, कि सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। बस ये याद रखना, यहाँ से आपसे पूछा क्या है, करेक्ट नहीं पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। चलो उसके पहले थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। ये हो गया आपका यूएसए ऊपर, ठीक है, यहाँ पे, और नीचे आप देख रहे हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये मैक्सिको से पास होता है, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पे जो आपको दिया हुआ था कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया सेपरेट करता है बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला को फ्रॉम मैक्सिकन मेनलैंड से, कि जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया सेपरेट करता है बाजा कैलिफोर्निया को मैक्सिको के मेनलैंड से, ये भी बिल्कुल करेक्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ना। आई होप आपको ये विजिबल होगा इधर पे, ठीक है, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है और इधर पे आपको ये मैक्सिको का मेनलैंड हो गया, ठीक है, और इधर पे आपको बाजा कैलिफोर्निया देखने को मिलता है, ठीक है। और नीचे जो दिया हुआ था कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया सेपरेट करता है बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला को मैक्सिकन मेनलैंड से, इसको भी हमने देख लिया। और जो ग्वाटेमाला शेयर है ये शेयर करता है लैंड बॉर्डर विथ मैक्सिको इन द साउथ, साउथ के अंदर ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये रहा ग्वाटेमाला, ठीक है, ये मैक्सिको हो, मैक्सिको के साउथ से ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो और आपसे यहाँ से क्या पूछा गया था, जो करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना ऑप्शन डी ये आपका नॉट करेक्ट है। मतलब ऑल आर करेक्ट आपसे यहाँ दिया हुआ था और यही स्टेटमेंट क्या है आपकी करेक्ट नहीं है, यहाँ पे आप ये बताएंगे, ठीक है, कि यहाँ स्टेटमेंट तीनों की तीनों करेक्ट हैं, इसलिए जो ऑल आर करेक्ट दिया हुआ था ये यहाँ पे करेक्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, राइट आंसर डी हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर दो स्टेटमेंट दिए, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, Cotton Corporation of India was established under the administrative control of the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, कि जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसको इस्टेब्लिश किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा और जो फार्मर वेलफेयर है उसके द्वारा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट्स मेन रोल इज टू अंडरटेक प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस whenever the market prices of cotton fall below the minimum support price, कि इसका जो मेन एम है, मेन रोल है इसका कि अंडरटेक करना प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन को, कि जो भी प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन होते हैं उनको अच्छे तरीके से चालू करना, और whenever मतलब जब कभी भी जो मार्केट प्राइस है वो कॉटन का वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे जाता है तो वहाँ पे किस तरीके से वर्क करना है वो यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है, जो आपका कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में।
चलो देख लेते राइट आंसर। सबसे पहले इजी स्टेटमेंट को पकड़ते हैं कि क्या इसका मेन रोल है कि प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन को अंडरटेक करना है, ताकि जब भी कभी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है अगर उसमें जो कॉटन का प्राइस उससे ज़्यादा फॉल होता है तो वहाँ पे अच्छे तरीके से ये रोल निभा सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दी हुई है। फिर सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है कि क्या ये इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल प्रोवाइड कराया गया था तब इसको स्टैब्लिश किया गया था, तो देखिए ये गलत है। इट इज़ नॉट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इट्स कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में कि जो सीसीआई है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1970 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द कंपनी एक्ट 1956। तो कंपनी एक्ट 1956 के तहत इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर आती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है और इसका मेन रोल यही है कि अंडरटेक करना प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस को, और जब कभी भी मार्केट प्राइस जो कॉटन फॉल करता है बिलो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को, वहाँ अनाउंस किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि विदाउट एनी क्वान्टिटेटिव लिमिट के जरिए जो डायरेक्टली काम करेगा इसके लिए वो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉटन रिसर्च के बारे में कुछ चीज़ समझ लेते हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च हैज़ कंपोजेस इन नागपुर इन महाराष्ट्र स्टेट एंड सिरसा इन हरियाणा स्टेट। ठीक है, कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो कॉटन के लिए कॉटन रिसर्च के लिए है वो जो इसके जो कैंपस हैं वो नागपुर में है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और मतलब महाराष्ट्र नागपुर में है, और जो आपका सिरसा है ये हरियाणा स्टेट के अंदर है, वहाँ पे भी आपको कॉटन रिसर्च सेंट्रल इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इट इज़ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है इसको इस्टेब्लिश किया गया था आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। और साथ ही साथ जो ICAR है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी है, ये सिचुएटेड है दोनों कहाँ पे, मुंबई के अंदर। ठीक है, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर इसलिए कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। चलिए ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट और यूटीज़ डज नॉट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो इनमें से कौन कौन सी जो इंडियन स्टेट है और जो यूटीज़ है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं। तो फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, सेकंड हरियाणा, थर्ड जम्मू एंड कश्मीर एंड फोर्थ गुजरात एंड फिफ्थ पंजाब। आपको बताना कौन कौन सी बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं। ठीक है, सो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1, 2 एंड 5, ऑप्शन बी 1 एंड 2, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। सबसे पहले देख लेते हैं इनमें से कौन कौन सा इससे बॉर्डर टच नहीं करता है। तो देखो आप अगर मैप में जाओगे तो हम मैप में चल के देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ये रहा मैप, ये रहा पाकिस्तान। यहाँ देखो हिमाचल प्रदेश टच नहीं करता है, हरियाणा टच नहीं करता है। ठीक है, ये दो तो हो ही गए, और ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लद्दाख टच नहीं करता है, जम्मू कश्मीर टच करता है। ठीक है, और इधर पे आपको पंजाब टच करते हुए दिख रहा है। तो ये जो बॉर्डर इनसे टच करते हैं। ठीक है, तो अभी उन्होंने देखा हिमाचल प्रदेश और हरियाणा इससे बॉर्डर टच नहीं करता है। चलिए कुछ और चीज़ें इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा कि 4 इंडियन स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। वो है जम्मू एंड कश्मीर, लॉन्गेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है जो 1222 किलोमीटर है। और उसके बाद राजस्थान 1179 किलोमीटर, गुजरात 506 और जो पंजाब है ये 425 किलोमीटर ये बॉर्डर शेयर करते हैं। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ये दोनों बॉर्डर टच नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब ये सारे बॉर्डर इसमें से टच करते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ये दोनों इससे बॉर्डर टच नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रॉन्ग दिया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, हमको अच्छे तरीके से मैप्स को देख के अच्छे से स्टडी करना है, उसको समझना है। तो इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बॉर्डर इसको 1222 किलोमीटर का जम्मू एंड कश्मीर के साथ शेयर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाई ऐश कंपोजिशन प्राइमरली कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। कि फ्लाई ऐश का जो कंपोजिशन होता है इनमें से कौन कौन से फॉलोइंग सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, आपको बताना है। यूपीएससी में डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और जिस तरीके से अभी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है, ठीक है, तो आपसे कोशिश है कि आपसे इस तरीके से स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सेकेंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, थर्ड कैल्शियम ऑक्साइड, फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। तो आपको आपका ऑप्शन सेलेक्ट करना और फिर बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए 1 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 2 एंड 4 ओनली, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से सब्सटेंसेस के अंदर मिलते हैं कि जो फ्लाई ऐश है इसमें इंक्लूड होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और जो मेन मिनरल होते हैं वो कंपाउंड करते हैं कोल, ठीक है, कोल बियरिंग रॉक स्ट्रेटा। तो ये सभी इसमें आते हैं, ठीक है। देखिए हमने इसमें अभी चेक किया कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड आता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आता है, कैल्शियम ऑक्साइड आता है, लेकिन कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र नहीं देखा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है, कि फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम और कैल्शियम ऑक्साइड के कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए फ्लाई ऐश के बारे में कि फ्लाई ऐश आखिर होता क्या है। तो प्रॉपरली नोन इसको हम जानते हैं, ये फ्लू ऐश के नाम से जाना जाता है और पल्वेरिस्ट फ्यूल ऐश कहा जाता है। ये कोल कंबशन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कि जब आप किसी चीज़ को जलाते हैं और उसमें से जो राख बनती है उसको क्या कहा जाता है, उसको फ्लाई ऐश कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और कंपोजिशन में आपका यही है कि पर्टिकुलर जो होता है ये ड्रिवन आउट किया जाता है कोल फायर्ड बॉयलर्स टुगेदर विद द फ्लू गैसेस। तो जो भी फ्लू गैसेस मतलब जो हवा में जो उड़ने वाले जो गैसेस होती है और उनमें जब आप कोल फायरिंग करते हैं और वो जब उसमें से मिल जाती है, ठीक है, वो जो गैसेस उसमें एक दूसरे से टुगेदरनेस आ जाती है, पूरी कंपाइल हो जाती हैं, तब उसमें से फ्लाई ऐश बन जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लाइन्स लिखी हैं जो आपको हेल्प करेंगी मेंस एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे आप इसका थोड़ा सा कंपोनेंट भी देख सकते हैं कि SiO2 जिसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं 18.9 इसका कंपोजिशन वेटेज होता है, ठीक है। जो एल्यूमिनियम जो आपका Al2O3 होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम थाइऑक्साइड, वो आपका 15.2 है। ऐसी Fe2O3 है 10.6, Na2O 0.998 है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड आपका 1.18 है। फिर K2O जो आपका पोटेशियम ऑक्साइड है ये 2.23 है। ऐसे ही आपका TiO2 दिया हुआ है, SO3 दिया हुआ है, ठीक है, MgO दिया है और SiO2 Al2O3, ये सभी चीज़ों के कंपोजिशन वेटेज यहाँ पे दिया है। तो कभी कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्टोगर लेक इज सिचुएटेड टू द, जो एम्टोगर लेक है ये कहाँ पे सिचुएट करती है। ऑप्शन ए वेस्ट ऑफ अक्साई चेन, ऑप्शन बी ईस्ट ऑफ सॉरी ये गिलगित था। आई थिंक ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक है। इट्स अ GILGIT, गिलगित, जो आपका गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है ना, वो वाला। तो ईस्ट ऑफ अक्साई चेन ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी ईस्ट ऑफ गिलगित, ऑप्शन सी वेस्ट ऑफ लेक, सॉरी ऑप्शन सी वेस्ट ऑफ लेह, और ऑप्शन डी नॉर्थ ऑफ कश्मीर। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है, ठीक है। देखिए जो आपका एम्टोगर लेक है, ठीक है, ये आपको सिचुएट करता है, आपका ऑप्शन ए जो राइट आंसर है वेस्ट ऑफ अक्साई चेन से, ठीक है। इसकी लोकेशन भी देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी डिस्कस करेंगे। अक्साई चेन जो लेक है ये एक एंडोरिक लेक है, ठीक है, और ऑन द अक्साई चेन प्लेटू के ऊपर इसकी लोकेशन है। जो प्लेटू है ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है चाइना के द्वारा, बट ऑल्सो क्लेम बाय इंडिया, लेकिन इसके ऊपर जो इंडिया है वो भी अपना क्लेम बताता है। और ये जो लेक है सम टाइम इसी लेक को एम्टोगर लेक भी कहा जाता है। तो याद रखना पेपर में अगर अक्साई चेन लेक पूछा जाए या फिर एम्टोगोर लेक पूछा जाए, दोनों आपकी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके साथ एक और रीजन है जिसको चुशुल रीजन भी कहा जाता है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में है। और ये रीजन ये आपका लेह विलेज के अंदर लद्दाख इंडिया मतलब लद्दाख के अंदर जो लेह विलेज है वहाँ पे इसकी लोकेशन होती है। और ये जो लोकेट करता है ये आपका डुरबुक तहसील, ये जिसको चुनशुल वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। डुरबुक तहसील जिसको चुनशुल वैली के नाम से जाना जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज है रेजंगला और जो आपका पेंगोंग लेक है उसकी हाइट्स के करीब, जो 4360 मीटर की हाइट है उससे काफ़ी ज़्यादा करीब में है। तो इसको भी याद रखिएगा। लोकेशन देख लेते हैं हम इसकी। ये देखिए यहाँ पे ये आपका काराकोरम रेंज हो गया, ठीक है। नीचे बाजू में देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये गालवान वैली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये रही आपकी कहाँ पे अक्साई चेन, मतलब जब आपका LAC वाला रीजन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, वहाँ पे आपका एम्टोगर लेक यहाँ पे लोकेशन इसकी देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, आपको कंसिडर करना फिर आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो पहला है एक्वापोनिक्स इज एन एमर्जिंग टेक्निक
in which both fishes as well as the plant are grown in the integrated manner। कि जो एक्वापोनिक्स है ये एक नई इमर्जिंग टेक्निक निकल के आ रही जिसके ज़रिए जो फिशेस है और साथ ही साथ जो प्लांट है इन दोनों को इंटीग्रेटेड मैनर में मतलब एक साथ, ठीक है, एक साथ क्या किया जा सकता है, ग्रोन किया जा सकता है, इनको बड़ा किया जा सकता है। सेकेंड है मियावाकी मेथड हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन एफोरेस्टेशन बाय टर्निंग बैकयार्ड्स इनटू मिनी फॉरेस्ट। कि जो मियावाकी मेथड है इसको देखा जाता है एक रेवोल्यूशनाइज्ड कॉन्सेप्ट के तौर पे जो अर्बन एरियाज होते हैं उनमें एफोरेस्टेशन को ज़्यादा फोकस करती है बाय टर्निंग बैकवर्ड्स इनटू मिनी फॉरेस्ट, ठीक है, ताकि जो मिनी फॉरेस्ट है उनका अच्छे तरीके से बैकवर्डनेस हो सके। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। देखो सबसे पहले जो एक्वापोनिक्स है ये एक रियलिटी में एक न्यू इमर्जिंग टेक्निक है जो फिशेस को साथ ही साथ जो प्लांट्स को इन दोनों को इंटीग्रेटेड मैनर में ग्रोन करने में हेल्प करेगी। और मियावाकी मेथड ये तो सभी बहुत सारे लोग जो हो सकता है काफ़ी लोगों से ना बने आंसर, बट मियावाकी मेथड काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि एक मेथड है जो एक रिवोल्यूशनाइज मेथड है जिसका उपयोग किया जाता है रेवोल्यूशनरी के द्वारा। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें अर्बन एफोरेस्टेशन पे जोर दिया जाता है और जिसके द्वारा जो टर्निंग किया जाता है जो बैकयार्ड्स होते हैं इनटू मिनी फॉरेस्ट में, ठीक है, कि छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं उनमें एफोरेस्टेशन करके उनको मिनी फॉरेस्ट बनाया जाता है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। याद रखिएगा, कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। एक्वापोनिक्स है एक इमर्जिंग टेक्निक है जिसमें जो बोथ फिशेस हैं साथ ही साथ जो प्लांट्स हैं इन दोनों को इंटीग्रेटेड मैनर पे कवर किया जाता है। और ये जो फिश होती हैं जिनका फेस फर्टिलाइज़र ग्रोन किया जाता है प्लांट्स का, और जो प्लांट एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स और जो फिल्टर और जो वाटर उसके ज़रिए इनको काफ़ी हेल्प होती है, ठीक है, और लाइफ इनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो आपकी मियावाकी मेथड है, ठीक है, जिसको डेवलप किया गया था जैपनीज़ बोटेनिस्ट आफ्टर वूम इट इज़ नेम, ठीक है। तो जो जैपनीज़ बोटेनिस्ट थे उनके बाद जो और जिसका मतलब जिसके बाद इसका नाम क्या दे दिया गया था, उन्हीं के नाम के आधार पे इनका नाम रखा गया था। और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है प्लांटिंग की सैपलिंग की जाती है इन स्मॉल एरियाज़। तो प्लांटिंग की जो सैपलिंग की जाती है काफ़ी छोटे छोटे एरियाज़ में की जाती है जिसका कॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और जिसे फाइट करते हैं रिसोर्सेज से और ग्रो करते हैं नियरली 10 times क्विकर। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी फॉरेस्ट को उगाने की कुछ टेक्निक्स होती हैं और ये 10 times क्विकर वर्क करते हैं एज़ कम्पेयर टू द जो नॉर्मल हम ट्रीज़ का ग्रोइंग जो उनका ग्रोथ के ऊपर जो फोकस करते हैं उसकी अपेक्षा, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कि इंडिया के डेजर्ट नेशनल पार्क के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट। कि जो इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क है ये 2 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। सेकेंड देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। इसके अंदर कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है इनसाइड पार्क के अंदर। एंड जो आपका थर्ड है वो है कि इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का काफ़ी बड़ा हैबिटेट है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन इस साल 2020 यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो चलो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। जो भी इसका राइट आंसर देगा तो उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब उसने अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा है ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपके ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 ओनली एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया तो क्या ये 2 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है, बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही साथ क्या यहाँ पे किसी भी प्रकार का ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क नहीं है, देखिए ये गलत है। इनसाइड द पार्क इस तरीके का ह्यूमन हैबिटेशन वहाँ पे देखा गया है और जो ये नेचुरल हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए मतलब 1 and 3 ओनली, ये आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसके पहले थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो फिर इसके बारे में ख़त्म करते हैं। कि ये जो सिचुएट करता है ये जैसलमेर और जो आपका बारमार डिस्ट्रिक्ट है इंडियन स्टेट राजस्थान के अंदर, वहाँ पे इसका जो लोकेशन है वो है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये नेशनल पार्क है, इसके अंदर ह्यूमन हैबिटेशन है। और ये जो कॉमनली ये काफ़ी कॉमन नॉलेज वाली जो तीसरी स्टेटमेंट थी ना जो हमने पढ़ी यहाँ पे
कि ये नेचुरल हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, तो सभी जानते हैं कि जो राजस्थान के अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, याद रखना। और ये देख लीजिए यूपीएससी सिविल सर्विस 2000 एग्जाम 2020 में ये पूछा भी गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपने अगर जिन्होंने सही आंसर दिया मतलब आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, आपको कंसिडर करना है, फिर आपको राइट आंसर बताना है। फर्स्ट है द वन धन स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड सेकेंड है टेक फॉर ट्राइबल्स एन इनिशिएटिव एम्स एट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स विद अ फोकस ऑन मेन स्ट्रीम एजुकेशन। कि जो टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव लिया गया है जिसका मेन एम यही है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है ट्राइबल्स पीपल का, ताकि फोकस और उन साथ ही साथ जो फोकस देना है मेन स्ट्रीम एजुकेशन, और जो उनकी मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसके ऊपर अच्छे तरीके से फोकस देना है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो वन धन स्कीम है ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, ठीक है। और किसको किसको हम क्या एक और नाम इसको देते हैं, इसको ट्राइफेड के द्वारा। तो ट्राइबल अफेयर्स और जो ट्राइफेड है इन दोनों ने मिलकर इसका इनिशिएटिव लिया गया, और इसका टारगेट है कि लाइवलीहुड जनरेशन फॉर ट्राइबल गैदरिंग और जो ट्रांसफॉर्म करना इनको एंटरप्रेन्योरशिप में। तो ये इनका मेन एम है जो इसको आपको याद रखना है। और ये जो आइडिया है इसके बिहाइंड कि स्कीम ये जो लाई गई है जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी को सेटअप करना है, जिसमें वन धन विकास केंद्र, ठीक है, जिसको VDV के कहा जाता है, इनको लॉन्च किया जाएगा, इनको चालू किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि प्रीडोमिनेंटली जो फॉरेस्टेड ट्राइबल्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कराया जा सके। और जो टेक फॉर ट्राइबल्स है ये प्रोग्राम है ट्राइफेड के द्वारा इसको लाया गया है, ठीक है। और ये कोलैबोरेशन करने के लिए लाया गया ताकि मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है ये अंडर द एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ESDP प्रोग्राम है उसके जरिए यहाँ पे वर्क कराया जाएगा, ठीक है। और इसका जो मेन एम है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करना ट्राइबल्स का विद फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल, IT एंड बिजनेस डेवलपमेंट थ्रू जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं इनका ऑपरेशन इनके जरिए ऑपरेट किया जाएगा जो वन धन विकास केंद्र योजना वन धन विकास केंद्र जो होते हैं उनको, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या है? देखिए सबसे पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नहीं लाया है, इट कम्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कौन? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और ट्राइफेड के द्वारा। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकंड, इसमें एजुकेशन पे फोकस नहीं देना है, इसमें जो ट्राइबल पीपल्स हैं उन पे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर के ऊपर और ज़्यादा उनको बनाने पे फोकस करना, IT सेक्टर के ऊपर फोकस करना है, ना कि एजुकेशन के ऊपर। तो ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे 10 करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को अच्छे तरीके से ऑन कर दीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से लेटेस्ट अपडेट इसकी मिलती रहे और आपकी किसी भी प्रकार का जो करंट अफेयर है वो मिस ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।